हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं लॉ ऑनलाइन। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय में बात करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय में। ये 2023 का एक्ट नंबर 47 है। कितना है? 47। ये 2023 का एक्ट नंबर 47 है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति की बात करें, राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर कब हस्ताक्षर किए? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को, इस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर 25 दिसंबर 2023 को किए। अब हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उद्देश्य क्या है इसका? जब हम बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तब हम शुरुआत में राष्ट्रपति की एसेंट के बाद इसके उद्देश्य को ही जानते हैं, और इसका उससे उद्देश्य है निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम। जब हम इस उद्देश्य को पढ़ते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहला है कि विचारण निष्पक्ष हो। विचारण कैसा हो? निष्पक्ष। और इस निष्पक्ष विचारण के लिए ये अधिनियम दो कार्य करता है। एक तो साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करता है, दूसरा उनका उपबंध करता है। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य जब जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से दो उद्देश्य हैं, तो इसके बाद हम इसके बारे में सामान्य चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कुल भाग कितने हैं, इसके कुल कितने भाग हैं, इसमें कुल कितने भाग हैं, कुल अध्याय कितने हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, इसमें कुल भाग कितने हैं, इसमें कुल 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 12। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 12। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 170। कितनी धाराएं हैं? 170 धाराएं हैं इसमें। अब हम साक्ष्य विधि की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साक्ष्य विधि क्या प्रक्रियात्मक विधि है? साक्ष्य विधि क्या मौलिक विधि है? साक्ष्य विधि मौलिक विधि है या प्रक्रियात्मक विधि है? या विशेषण विधि है? मौलिक विधि है? नहीं, ये मौलिक विधि नहीं है। प्रक्रियात्मक विधि है? प्रक्रियात्मक विधि भी नहीं है। फिर क्या है? विशेषण विधि है? हाँ, ये विशेषण विधि है। अब हम जितना अब तक हमने जाना है इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ये 2023 का एक्ट नंबर 47 है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए इस पे? 25 दिसंबर 2023 के लिए। कब हुए? 25 दिसंबर 2023 के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना
और उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम, और उनका उपबंध करना। अगली चीज़ है, इसमें कुल कितने भाग हैं? इसमें कुल 4 भाग हैं। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 12। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? 170। साक्ष्य विधि, क्या मौलिक विधि है? नहीं। क्या प्रक्रियात्मक विधि है? नहीं। क्या विशेषण विधि है? यस, ये एक विशेषण विधि है। अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रत्येक धारा का विश्लेषण करेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अब हम धारा 1 की बात करेंगे। धारा 1, धारा 1 को 3 उपधाराओं में बांटा गया है, या 3 उपखंडों में बांटा गया है। धारा 1 का उपखंड 1, ये संक्षिप्त नाम से संबंधित है। संक्षिप्त नाम, इसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है। संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बीएसए या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर इसकी उपधारा 2 की बात करें तो ये लागू होने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लागू होना, यानी लागू होने से संबंधित है। ये कहाँ लागू होगा? तो ये कहाँ लागू होगा, तो इसे हमें समझना चाहिए। जो न्यायालय होते हैं, न्यायालय, कोई न्यायालय है और उस न्यायालय में चलने वाली जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय, अगर ये न्यायालय है, न्यायालय की जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया पर, न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पर चलने वाली जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, उस पर ये लागू होता है। क्या इस न्यायालय में, ये जो सेना न्यायालय है, उनकी न्यायिक प्रक्रिया पर भी लागू होगा? सेना न्यायालय, इस न्यायालय के अंतर्गत जो सेना न्यायालय है, तो उनकी न्यायिक प्रक्रिया पर भी ये लागू होता है, उन पर भी ये लागू होता है। अगली बात है, क्या जो न्यायालय या अधिकारी है, कोई न्यायालय या कोई अधिकारी है और उसके लिए कोई शपथ पत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? शपथ पत्र। एक न्यायालय या अधिकारी को एक शपथ पत्र दिया गया है, क्या इस पर ये लागू होगा? इस पर ये लागू नहीं होता है। क्या अगली बात ये है, क्या किसी कोई मध्यस्थ है, मध्यस्थ के सामने जो कार्यवाही चल रही है उस पर लागू होगा? मध्यस्थ के सामने की, मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही, जो मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही है, क्या उसको लागू होगा? उसे भी ये लागू नहीं होता है। अब हमें पता चला कि धारा 1 की उपधारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है। संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। उपधारा 2 इसके लागू होने से संबंधित है। ये कहाँ लागू होगा? कोई भी न्यायालय है और उसमें चलने वाली जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर ये लागू होगा। उसके बाद क्या सेना न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पर लागू होगा? हाँ, सेना न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया पर भी ये लागू होगा। उसके बाद है, क्या किसी न्यायालय या अधिकारी को दिए जाने वाले शपथ पत्र, कोई शपथ पत्र है और वो किसी न्यायालय या अधिकारी को दिया जाता है, तब उस शपथ पत्र पर ये अधिनियम लागू होगा? नहीं, शपथ पत्र पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। क्या मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही पर यह अधिनियम लागू होगा? हाँ, मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही पर यह अधिनियम लागू होगा। अब हमें लागू होने से संबंधित 3-4 चीज़ें हमने जो समझी, उनके में ये है कि मध्यस्थ के समक्ष अगर कोई कार्यवाही चल रही है तब इस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस धारा 1 की जो उपधारा 3 है, उसमें इस अधिनियम के प्रारंभ के बारे में बताया गया है। प्रारंभ किसके बारे में बताया गया है? प्रारंभ से संबंधित है। तो इसमें बताया क्या है? केंद्रीय सरकार राजपत्र में, जो केंद्रीय सरकार है वो राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी। क्या जारी करेगी? अधिसूचना। राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी और उस अधिसूचना के द्वारा एक तारीख का निर्धारण करेगी। किसका निर्धारण करेगी? तारीख या दिनांक।
एक तारीख का निर्धारण करेगी। जो तारीख का निर्धारण करेगी उसी तारीख से ये अधिनियम लागू होगा। तो कौन करेगी? इस सबसे पहली बात शुरू होती है कि इस अधिनियम को लागू करने की शक्ति किसके पास है? केंद्रीय सरकार की। और वह भी कैसे लागू करेगी? वह राजपत्र में पहले एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करेगी और उस नोटिफिकेशन में एक तारीख का उल्लेख किया जाएगा और उसी तारीख से ये अधिनियम लागू होगा। अब बात आती है, क्या केंद्रीय सरकार ने ऐसी कोई तारीख जारी की है? नोटिफिकेशन द्वारा ऐसी कोई तारीख का निर्धारण किया है या नहीं किया है? यस, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 एक डेट का निर्धारण किया था जिससे यह अधिनियम लागू हुआ है या प्रारंभ हुआ है। अब हम धारा 1 को एक बार और देख लेते हैं। धारा 1 को 3 उपधाराओं में बांटा गया है। कितनी उपधाराओं में बांटा गया है? 3 उपधाराओं में। उपधारा 1 में इसका संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। क्या है इसका उपनाम? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये लागू कहाँ कहाँ होता है? वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ ये लागू होता है? ये किसी न्यायालय में चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया पर लागू होता है। न्यायिक प्रक्रिया पर लागू होता है। क्या सेना न्यायालय में चलने वाली न्यायिक प्रोसीजर पर ये लागू होता है? यस, उस पर भी ये लागू होता है। उसके बाद आगे अगली बात आती है, क्या कोई न्यायालय या अधिकारी है, अगर उस न्यायालय और अधिकारी को कोई शपथ पत्र दिया जाता है, क्या दिया जाता है? शपथ पत्र, तो उस शपथ पत्र पर यह अधिनियम लागू होता है? नहीं। अगर किसी न्यायालय या अधिकारी को कोई शपथ पत्र दिया जाता है तो उस शपथ पत्र पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। अगली बात है, क्या मध्यस्थ के समक्ष की जो कार्यवाही है उस पर ये लागू होता है? नहीं। यदि कोई कार्यवाही किसी मध्यस्थ के समक्ष चल रही है तो उस पर भी ये अधिनियम लागू नहीं होता। उसके बाद इसकी उपधारा 3 है। उपधारा 3 में इसके प्रारंभ से संबंधित है। प्रारंभ से संबंध है। प्रारंभ के बारे में क्या कहा गया है? केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी भारत के राजपत्र के द्वारा, और उस अधिसूचना में एक तारीख का निर्धारण होगा और उसी तारीख से ये अधिनियम लागू होगा। और भारत सरकार ने ऐसी कौन सी तारीख का निर्धारण किया है? 1 जुलाई 2024, यानी ये अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हुए धारा 2 को धारा 2 को 2 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 2 में। पहले खंड में परिभाषाएं दी गई हैं। पहले खंड में परिभाषाएं दी गई हैं और ये लगभग 12 शब्द या पदों को परिभाषित करता है। ये खंड लगभग 12 शब्द या पदों को परिभाषित करता है। कितने शब्द या पदों को परिभाषित करता है? 12 को। अब हम विस्तार से इन शब्द या पदों को समझने की कोशिश करेंगे। 12 शब्द या पदों को परिभाषित करता है। अब हम इन शब्द या पदों को समझने की कोशिश करेंगे। इन 12 शब्द या पदों में पहला शब्द है का, जिसे न्यायालय, इसे COURT, कोर्ट, न्यायालय या कोर्ट को परिभाषित किया गया है। कोर्ट को कैसे परिभाषित किया गया है? न्यायालय के परिभाषा में कहा गया है, न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। इस परिभाषा को जब हम समझेंगे तब हम इसे 3 खंडों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 3 खंडों में। पहला खंड क्या होगा? इस परिभाषा में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। पहली बात यह है कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं। एक तीसरी बात और है जो नहीं इसमें है, ये सभी आते हैं लेकिन एक और है, मध्यस्थ। क्या मध्यस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? नहीं, मध्यस्थ न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर कौन आता है? विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए, विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए
लिए प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति, इस परिभाषा को हमने 3 हिस्सों में तोड़ लिया। सबसे पहले है कि कोर्ट को जब हम परिभाषित करते हैं तो कोर्ट के अंतर्गत अगर कोर्ट आ रहा है, कोई पूछ रहा है कि कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है, तो है न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं और मजिस्ट्रेट सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होता है? न्यायाधीश सम्मिलित होता है और मजिस्ट्रेट सम्मिलित होता है। सभी न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं और मजिस्ट्रेट सम्मिलित होते हैं। मध्यस्थ शामिल है? मध्यस्थ शामिल नहीं है, मध्यस्थ शामिल नहीं है। विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है, वह व्यक्ति भी न्यायालय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला शब्द आता है जिसकी हम परिभाषा करेंगे, निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत, जिसे कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ। अब इसकी डेफिनेशन को जब हम देखें तो इसमें क्या गया है, निश्चायक सबूत से अभिप्रेत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा और उसे ना साबित करने के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये इसमें कह रहे हैं, मान लीजिए ये एक तथ्य है। क्या है? एक तथ्य है। क्या है? ये एक तथ्य है और ये दूसरा तथ्य है, दूसरा तथ्य। जैसे जैसे इस शब्द में बेयर एक्ट में परिभाषा दी गई है, हम उसी को देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ये एक तथ्य है, ये दूसरा तथ्य है। तो इस अधिनियम ने क्या किया कि इस एक तथ्य को इस दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया। निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत। ये एक तथ्य, ये वाला तथ्य इस वाले तथ्य का, दूसरे वाले तथ्य का निश्चायक सबूत है। ये बात किसने कही गई है? ये बात कही गई है किसके द्वारा? बीएसए 2023। बीएसए 2023 ने क्या किया है कि एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया, निश्चायक सबूत घोषित कर दिया। तब अब क्या होगा? फिर एक तथ्य के वहां न्यायालय एक तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया जाए, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर, अब क्या हुआ? ये एक तथ्य है, ये सबूत इसके साबित, ये हो गया साबित। कैसा हो गया? साबित। इसके साबित हो जाने पर, इसके साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित हुआ मानेगा। जब ये साबित हुआ तो आगे क्या हुआ इसकी प्रोसेस में? ये भी साबित माना जाएगा। साबित माना, साबित हुआ माना जाएगा। साबित हुआ माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? कि ये भी साबित हो गया। जब एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत बीएसए 2023 ने घोषित कर दिया है। अब क्या हुआ? एक तथ्य साबित हो गया तो दूसरा तथ्य साबित हुआ माना जाएगा। अब न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय साबित मानेगा, साबित हुआ मानेगा। अब न्यायालय के पास शक्ति होगी, न्यायालय अनुमति नहीं देगा। अनुमति नहीं देगा किस काम की? कि आप इस दूसरे तथ्य को ना साबित करने के लिए साक्ष्य दें। आपके पास ऐसी हम अनुमति नहीं देगा, न्यायालय अनुमति नहीं देगा कि इस दूसरे तथ्य को ना साबित करने के साक्ष्य दे सकें। ना साबित का साक्ष्य दे सकें। देने का। अब न्यायालय अनुमति नहीं देगा कि आप इस दूसरे के लिए साक्ष्य दे सकें। ये बात मानी गई है। जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ एक तथ्य के साबित हो जाने पर, इसके साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य को साबित हुआ माना जाएगा। न्यायालय अनुमति नहीं देगा
दूसरे तथ्य के ना साबित के साक्ष्य देने की कि ये तथ्य साबित नहीं हुआ, इसके लिए आपको अनुमति दे दे, ऐसा नहीं करेगा। अब बात आती है अगला तथ्य, ये साबित और ना साबित की बात आ रही थी। कंक्लूसिव प्रूफ के बाद आता है ना साबित। अगला क्या है, अगला तथ्य क्या है, अगला शब्द का खा गा, अगला शब्द का, इसे ना साबित को बताया गया है। ना साबित, ना साबित को परिभाषित किया गया है। किसे परिभाषित किया गया है, ना साबित। ना साबित का मतलब होता है डिसप्रूव, डिसप्रूव्ड, डिसप्रूव को परिभाषित किया गया है। और डिसप्रूव को कैसे परिभाषित किया गया है, तथ्य के संबंध में। किसके संबंध में, तथ्य के संबंध में। किसके संबंध में, तथ्य के संबंध में। ये एक तथ्य है कोई, ये कोई तथ्य है, तथ्य के संबंध में ना साबित से अभिप्रेत है। अगर मान लीजिए कोई केस है और उसको इसमें ये कोई एक तथ्य है, क्या है, तथ्य, तथ्य के संबंध में ना साबित से अभिप्रेत है। कोई तथ्य के संबंध में ना साबित का क्या मतलब है, डिसप्रूव का क्या मतलब है। जब न्यायालय अपने समझ के विषयों पर विचार करने के पश्चात, मान लीजिए ये एक तथ्य था, अब ये तथ्य किसके सामने आया, कोर्ट के सामने आया। किसके सामने आया, कोर्ट। इस कोर्ट के सामने, कोर्ट के समझ ये एक तथ्य आया। इस तथ्य के संबंध में इस पर न्यायालय विचार करेगा। ये कोई तथ्य था, इस पर कोर्ट ने विचार किया। कोर्ट ने, ये तथ्य था, तथ्य आया किसके सामने, कोर्ट के सामने। अब कोर्ट ने इस तथ्य पर क्या किया, विचार। क्या किया, विचार। जब कोर्ट ने इस पर अपने विषयों पर विचार करने के पश्चात कोई तथ्य है, अब उस तथ्य के या विषय के चक्कर में कोर्ट ने इस पर विचार किया। विचार करने के पश्चात अब क्या, या तो विश्वास करता है। अब विचार किया, विचार करने के बाद कोर्ट विश्वास करता है, विश्वास, कोर्ट ये मानता है या विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, कि ये तथ्य है ही नहीं। ये तथ्य विश्वास करने के बाद कोर्ट ने क्या माना, कि ये तथ्य है ही नहीं, या इसका अस्तित्व नहीं है, ये तथ्य है ही नहीं, ये तथ्य है ही नहीं, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभ समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमति पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। या तो कोर्ट ने ये मान लिया विचार करने के बाद कि ये तथ्य है ही नहीं, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इस तथ्य के ही संबंध में, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, क्या हो सकती है, कि न्यायालय ये माने कि, न्यायालय ऐसा माने कि, न्यायालय क्या माने, ये है कोर्ट, कोर्ट क्या माने कि कोई भी व्यक्ति, एनीबडी, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो प्रज्ञावान है, प्रज्ञावान का मतलब विवेकमान, प्रज्ञावान है, प्रज्ञावान, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रज्ञावान है, वो ऐसे कार्य करता कि वो, जिस व्यक्ति में विवेक है वो इस प्रकार कार्य करता कि वो ये मानता कि ये तथ्य है ही नहीं। ये प्रज्ञावान व्यक्ति कैसे कार्य करता, प्रज्ञावान व्यक्ति कार्य करता कि ये तथ्य है ही नहीं। तो दो वस्तुएं हैं, अगर इन दोनों वाली वस्तुओं में से न्यायालय कोई सी एक बात मानता है तो ये तथ्य ना साबित माना जाएगा, ये तथ्य ना साबित माना जाएगा। ना साबित का मतलब क्या है, तब ये तथ्य ना साबित माना जाएगा। अगला शब्द दस्तावेज है, क्या है, दस्तावेज। अगला शब्द दस्तावेज है, दस्तावेज। अगला शब्द क्या है, दस्तावेज। क्या है अगला शब्द, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। अगला शब्द दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट को कैसे परिभाषित किया गया है, ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक विषय होता है, क्या होता है, विषय। डॉक्यूमेंट को कैसे परिभाषित किया गया है, विषय के रूप में, ये कोई विषय होता है डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, यानी एक डॉक्यूमेंट एक कोई विषय होता है, क्या होता है, विषय। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट कोई विषय होता है, क्या होता है, विषय होता है, जिसको किसी पदार्थ पर, किस पर, पदार्थ पर, ये कोई विषय होता है और इसको किसी पदार्थ पर, किस पर, पदार्थ पर, अक्षरों के द्वारा, किसके द्वारा, अक्षरों के द्वारा, पदार्थ पर अक्षरों के द्वारा, किसके द्वारा, अक्षरों के द्वारा। एक विषय होता है जो को किसी पदार्थ पर अक्षरों के द्वारा, दूसरी चीज विषय होता है जिसको किसी अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, अंकों के द्वारा,
और किसके द्वारा, या चिन्हों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा या चिन्हों के, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, चिन्हों के साधन द्वारा। इन ये साधन है तीनों, क्या है, साधनों में से, या इन साधनों के द्वारा, साधनों के द्वारा। दस्तावेज को कैसे परिभाषित किया गया है? दस्तावेज को एक डॉक्यूमेंट को एक विषय के रूप में परिभाषित किया गया है, और ये विषय एक पदार्थ पर अक्षरों के, अंकों के, चिन्हों के, इन साधनों द्वारा या इनमें से एक के द्वारा, इनमें से एक साधन के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा, इनमें से एक के द्वारा, इनमें से एक से अधिक के द्वारा, अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त, वर्णित, या इनमें से एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा। अब क्या कर रहे हो आप, अब ये क्या कर रहे हैं, इनके द्वारा इन्हें अभिव्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं, या अन्यथा आलेखबद्ध किया गया है, अन्यथा अभिव्यक्त किया है, आलेखबद्ध, वर्णित, अभिव्यक्त, वर्णित, अभिलेखबद्ध किया गया है। क्या किया गया है, इसके द्वारा, इनमें से एक के द्वारा, एक से अधिक के द्वारा इसे अभिव्यक्त किया गया है, वर्णित किया गया है, अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित है, और इसे ऐसा करने को लिए अभिलेखबद्ध किया गया, अभिव्यक्त, वर्णित या अभिलेखबद्ध किया गया है। और जब ये ऐसा अभिव्यक्त, वर्णित या अभिलेखबद्ध किया गया है, तब इसका आशय ये था कि, क्या आशय था, कि इसे अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने, अभिलेखन के प्रयोजन से, इसका क्या, अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो, या जिसका उपयोग किया जा सके, और अभिलेखन के प्रयोजन से, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं। और इसका आशय क्या था, दस्तावेज को हम एक बार और देख लेते हैं। इसका आशय था, अभिलेखन का प्रयोजन, इसका आशय अभिलेखन था, क्या था बेटे, अभिलेखन था। जब हम ऐसा करते हैं तो इसके अभिलेखन के प्रयोजन से इसका आशय था, क्या है, अब हम इसे ठीक से और जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल भी सम्मिलित हैं। अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सम्मिलित, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, अब इसकी बात क्या है, इस जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या है दस्तावेज, और इसका आशय क्या था, इसका अभिलेखन था, इसका आशय था कि हम इसे अभिलेखन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या था कि हम इसे लिख के रख रहे हैं चीज़ को, जैसे डायरी बना के रखते हैं, तो उसका आशय क्या होता है कि आगे हम इसे डायरी के रूप में यूज करेंगे, या लेख के रूप में, अभिलेख के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, दस्तावेज क्या है, दस्तावेज एक विषय अभिप्रेत है, दस्तावेज से क्या है, एक विषय अभिप्रेत है, और विषय को किसी पदार्थ पर, पदार्थ का मतलब क्या होता है, कोई पदार्थ हो सकता है, जैसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों। देखिए, इसे जब डॉक्यूमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं तो डॉक्यूमेंट में एक विषय होती है, विषय क्या होता है, कोई कहानी होती है, लिखी हुई कहानी होती है। जब हम इस कहानी को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें कोई कहानी है, विषय है ये। जैसे विषय से मतलब समझ पा रहे हैं हम कि उसमें कोई आपका लेन देन हो सकता है। विषय का मतलब क्या है, लेन देन हो सकता है। किसी पुस्तक में
कोई पुस्तक है तो उसमें कोई विषय है, तो उसमें कोई कहानी हो सकती है। क्या हो सकती है? लेन देन हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, ऐसा कोई विषय हो सकता है। और इस लेन देन या कहानी या इस विषय को पदार्थ पर, पदार्थ का मतलब आपने, अगर हम देखेंगे तो पदार्थ का मतलब क्या है? पदार्थ का मतलब हो सकता है पहले से हम जो अभिलेख रखते थे वो पेड़ों की छालों पर, पत्तों पर, पेड़ों की छाल का यूज करते थे हम, पत्तों का यूज करते थे हम, और आज पेपर का यूज करते हैं, कागज़ का। तो ऐसा ही कोई कागज़ का यूज करते हैं। और तुम्हें पता है प्राचीन अभिलेख शिलाओं पर भी मिले हैं, शिलाओं पर, पत्थरों पर। तो ऐसा कोई विषय पदार्थ हो सकता है जिस पर कोई विषय होगा, कोई कहानी होगी। विषय पेड़ों पर, पत्तों पर, छाल पर या किसी भी पदार्थ पर अक्षरों के द्वारा, अक्षर तो आप जानते ही हैं, ये ABCD के किसी भाषा के अक्षरों के द्वारा, अंक भी आप जानते हैं, या चिन्हों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा, किस साधनों के द्वारा? इनके द्वारा, या इनमें से एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है? कहना। उस विषय को उसके द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, वर्णित करते हैं। वर्णन, अभिव्यक्त या अभिलेखबद्ध करते हैं। और जब हम ये अभिव्यक्त, वर्णित या अभिलेखबद्ध करते हैं, आप उसे लिख रहे हैं, तब आपका आशय ऐसा होता है कि ये अतीत के लिए, बाद के लिए, फ्यूचर के लिए एक दस्तावेज के रूप में, या दस्तावेज के लिए, या अभिलेखन के रूप में, एक डायरी के रूप में, अभिलेखन के रूप में उपयोग किया जाएगा, या इस रूप में उपयोग किया जा सकता है। तब आपका आशय क्या होता है? या तो ये इस रूप में उपयोग किया जाएगा, या इसका आगे चल के इस रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल अभिलेख ये भी शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल होते हैं और डिजिटल अभिलेख भी शामिल होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज के संबंधित कुछ दृष्टांत हैं। क्या है? दृष्टांत। हम इन दृष्टांतों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला दृष्टांत है लेख दस्तावेज है। लेख दस्तावेज है। लेख दस्तावेज है, इसका क्या मतलब है? लेख दस्तावेज है, इसका क्या मतलब है? इसे आप समझ रहे हैं? मान लीजिए द हिंदू अखबार है, द हिंदू अखबार में देश के नेता प्रतिपक्ष ने एक लेख लिखा किसी विषय पर। द हिंदू अखबार में जो एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल संपादकीय आता है, संपादकीय जो आता है, वह संपादकीय जो लेख है वह एक दस्तावेज माना जाएगा। यानी ये कह रहे हैं एक कोई लेख लिखा है किसी ने, वह लेख एक दस्तावेज माना जाएगा। इसे एग्जाम्पल में जो लेख आया है वह एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज। दूसरी चीज आती है इसमें मुद्रित। क्या आती है? मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है। क्या है? देखिए इसके लिए आप समझ लीजिए। दूसरा है मुद्रित। मुद्रित का मतलब क्या होता है? प्रिंट। अगर किसी चीज पे आपने कोई चीज प्रिंट कर दी, मुद्रित या प्रिंट कर दी, तो वह एक दस्तावेज है। जैसे इसका एक उदाहरण दिखाइए आपको, कि मान लीजिए ये बुक है, कोई बुक है, और बुक में जो चीज़ प्रिंट की गई है वो चीज़ एक दस्तावेज मानी जाएगी। इसके बाद आती है शिलामुद्रित। शिलामुद्रित का क्या मतलब है? शिलामुद्रित का आपने पढ़ा होगा, अभिलेख के जो अशोक के अभिलेख थे वो पत्थर की शिलाओं पे लिखे हुए मिले हुए हैं। तो शिलाओं पर लिखे हुए जो शिला अभिलेख मिले हैं वो अभिलेख भी दस्तावेज हैं। उसके बाद आता है फोटो चित्र का मतलब क्या है? जो प्राचीन भारत की, जिस टाइम पे हम प्राचीन भारत की कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो प्राचीन भारत में कुछ गुफाएं मिली हैं और उन गुफाओं में पेंटिंग मिली है। क्या मिली है? पेंटिंग। और वो पेंटिंग वर्तमान में आज एक अभिलेख के रूप में या सूचना के एक साधन के रूप में उपयोग की जा रही है। या हम ये समझ पा रहे हैं कि उन लोगों ने जो चित्र बनाए हैं वो चित्र एक दस्तावेज के रूप में काम कर रहे हैं। शिलामुद्रित या फोटो चित्र वो क्या है? एक दस्तावेज है। क्या है?
दस्तावेज हैं। जब हम मुद्रित की बात करते हैं तो इसमें एक किताब लिख सकते हैं, किताब एक मुद्रित है। शिला मुद्रित अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। फोटो चित्र की बात करते हैं तो गुफा चित्र, ये जो गुफाओं में, प्राचीन भारत की गुफाओं में चित्र मिले हैं वो गुफा चित्र भी एक अभिलेख है। उसके बाद